हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। सुपर्ब। सर मजे में तो है और नर्वस भी बहुत ज्यादा है। नर्वस भी बहुत ज्यादा है सर। मजा आ रहा है सर। एग्जाम देने में आईसीआई का एग्जाम कुछ अलग ही लेवल पे है। माहौल चल रहा है सर, एक नंबर। चलो, सो बिफोर वी स्टार्ट फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एंड इफ यस, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टूडेज अमेजिंग सेशन, वन डे बिफोर एग्जाम, जिसमें हम लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग ने कॉस्टिंग में किया था, रॉक कर दिए थे। कॉस्टिंग में किए थे ना आप लोग? बिल्कुल। एंड अब ग्रुप 2 में तो और ज्यादा रॉक करना है सर, बराबर। क्योंकि दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो भाई साहब मजा आएगा। और जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं उनकी तो तैयारी मतलब पूछना ही नहीं है। सो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो फटाफट हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज सर वन डे बिफोर एग्जाम में क्या करने वाले हैं, ऐसा क्या तूफान मचाएंगे? सो भाई सिंपल है। आईसीआई का मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को जितना बन पड़े, जितना पॉसिबल होगा, सब डिस्कस कर डालेंगे। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। स्टडी प्लान वगैरह तो छोड़ दो मेरे भाई। आज बात करेंगे किसके बारे में? आईसीआई के सारे जो स्टडी मटेरियल के जो जितने भी क्वेश्चंस है, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है, सब कुछ कवर करेंगे। पॉसिबल है कि भाई उसमें से एक 30-40 नंबर का सिलेबस आएगा, उसमें से जितने भी सारे हैं एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब करेंगे, सब करेंगे। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं भाई? अगर आज अपन ने आज रात भर में इतना भी निपटा दिया तो कल का दिन तो पूरा आपके पास है ही दूसरा कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात है। यस, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विथ आर सुपर डुपर अमेजिंग सेशन, बराबर के नहीं? चलो, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट चैप्टर की, जिसके अंदर अपन सबसे पहले आईसीआई के जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए लेट्स रॉक। सबसे पहला सवाल ये रहा, जवाब आपको भी देना है, डिस्कस करेंगे इसको फटाफट फटाफट। क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, राइट? यस, चलो लेट्स रॉक गाइस। State with reasons in short whether the following statements are correct or incorrect. The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of an entity. बताइए, मुझे एक बात बताइए, आंसर क्या लिखेंगे? करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, इतना बता दीजिएगा। चलो एवरीवन कम ऑन भाई, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of an entity. करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कुछ बच्चे इनकरेक्ट भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे करेक्ट भी बोल रहे हैं। भाई फास्ट फास्ट, कम ऑन, हरी अप। सो द फर्स्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट? करेक्ट है। ये आंसर जो है ये करेक्ट है भाई। अब आप पूछेंगे सर, अरे भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव मतलब भाई नेचर है, साइज है, फॉर्म ऑफ एन एंटिटी है, कुछ भी रहो, अपना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। अब कैसा भी ऑडिट हो, मतलब कौन सी भी नेचर का हो, साइज का हो या किसी भी फॉर्म ऑफ एंटिटी का हो, मेरे भाई मेरा बच्चा आप समझिए, ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एंड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, है कि नहीं? खत्म है मेरे भाई। तो यहां पे फर्स्ट आपका जो आंसर है यहां पे इसका है करेक्ट है। क्लियर है फर्स्ट? तो जिन्होंने इनकरेक्ट बोला था प्लीज ध्यान में रखिएगा, ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। द पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए क्या बोल रहा है सेकंड एमसीक्यू? ये रहा, एमसीक्यू नहीं सॉरी, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of the intended users.
इंटेंडेड यूजर्स का आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। सो बताइए क्या कहेंगे? तो आप समझिए अपन क्या बात करेंगे, दी ऑडिट ये क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस की जब बात करते हैं तो मतलब ही कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बराबर है कि नहीं? तो भाई जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो ऑडिटर आके ऑडिट करता है और इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बनाता है। एंड दैट इज व्हाट इज दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गिवन अंडर एसए नंबर 200, बराबर। तो क्या कहेंगे कि यस भाई, ऑडिटर का यहां पे क्या है काम? टू एनहांस द डिग्री ऑफ व्हाट द इंटेंडेड यूजर्स, द अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट reduce the audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatements due to fraud or error। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं थर्ड ट्रू एंड फॉल्स की। थर्ड ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या बोल रहे हैं यहां पे अपन? करेक्ट इनकरेक्ट है? बोलो चलो, हरी अप एवरीवन, गिव मी द आंसर। The auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero। ऑब्वियसली बात है सर, करेक्ट है, बराबर है। क्यों सर? क्योंकि देर आर व्हाट इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस ले सकता है एंड ही कैन नॉट गिव एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। आई बात समझ में आपको? सो देयरफॉर यहां पे अपन बात करते हैं कि थर्ड वाला जो ट्रू एंड फॉल्स है वो क्या है दोस्तों? वो है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय क्लाइंट टू ऑडिटर। हो कम ऑन एवरीवन, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द क्लाइंट टू ऑडिटर। क्या बोलना चाह रहे हैं अपन? यहां पे अपना जो है एसे नंबर कौन सा है? एसे नंबर 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कौन भेजता है ये? सो भाई द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट। ध्यान में रखना, अपॉइंटमेंट लेटर इज सेंट बाय क्लाइंट टू ऑडिटर, बट द एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट एक्नॉलेजेस इट एंड देन देयर इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर एसे नंबर 210। बहुत शानदार। उसके बाद नेक्स्ट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स इज रिक्वायर्ड ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। अब ये थोड़ा अकाउंट्स के बेसिस पे, अभी अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स पढ़ के आए हो, जवाब दीजिएगा मुझे, बराबर के नहीं? सो क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बताइए, फंडामेंटल अकाउंटिंग, फोकस कहां पे करना है अपने को? क्वेश्चन रीड करना है ध्यान से। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, भाई फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions कौन से है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड व्हाट? अक्रूवल। तो भाई इसका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसका अपने को स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। हाँ, जब फॉलो नहीं होता है तभी उन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions का डिस्क्लोज देना है, अदरवाइज इट इज व्हाट? assumption है भाई। सही बात है। फिफ्थ वाला ट्रू एंड फॉल्स, वेरी इजी सर। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ ट्रू एंड फॉल्स, an auditor is considered to lack independence if the partner of the audit firm deals with the shares and securities of the audited entity। बताइए, तो यहां पे ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सिक्स्थ वाला आंसर, सिक्स्थ वाला, कम ऑन। The auditor is considered to lack independence if the partner of the audit firm deals with shares and securities। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। अब मुझे बताइए, ये कौन सा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ये कौन सा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है? बताइए आपको, बताइए। सो यहां पे आपको बोलना है कि यहां पे जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है यह है कौन सा? बोलो कौन सा? फाइनेंशियल थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। यहां पे उसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। एंड मोर ओवर यहां पे आपको लिख के आना है कंपनीज एक्ट। कंपनी ऑडिट में भी पढ़ा है कि सच काइंड ऑफ ऑडिटर्स आर देयरफॉर डिस्क्वालिफाइड आल्सो व्हेन दे होल्ड शेयर्स और सिक्योरिटीज इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी।
आई बात समझ में? बिकॉज दे आर व्हाट लैकिंग व्हाट द इंडिपेंडेंस. सो यहां पे आपको दो चीजें लिख के आनी है. एक तो भाई यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, बराबर. यहां पे कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है. और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के साथ साथ यहां पे ऑडिटर डिस्क्वालीफाई भी होगा. क्लियर एकदम. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? ये एमसीक्यूज आपको ऑटोमेटिकली फास्ट फास्ट आने चाहिए. द ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन should ordinarily be retained by the auditor for minimum of 6 years from the date of auditor's report or the date of the group auditor's report, whichever is later. क्या बोलता है ये ऑडिट एंगेजमेंट? चलो गिव मी द आंसर. तो भाई ये कितने पीरियड के लिए? 6 साल, 7 साल, 8 साल? सर कम ऑन, गिव मी द आंसर. सर इट इज नॉट 6 years. Sir, it is not 6 years. Sir, we know it is what? 7, complete 7 years. बराबर है कि नहीं? So, यहां पे आप 8 year कौन बोल रहे रे? मारेगा पकड़ के. 8 साल मत बोलो यार. आपको यहां पे ऐसे 230 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 इसके हिसाब से आपको ये ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. गाइस कम ऑन, बराबर. सो ये वाला जो 7th स्टेटमेंट है, इट इज व्हाट? इनकरेक्ट. इट इज टू बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. लेट्स गो अहेड. मिस्टर एस, वन ऑफ द न्यू टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिटर, इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव of extremely effective limited, was of the view that the purpose of conducting an audit, only knowledge of direct tax is required, whereas no knowledge of indirect tax is required. क्या बोलना चाह रही है? मिस्टर एस का ओपिनियन भाई साहब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बताइए. मिस्टर ए का ओपिनियन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? चलिए बताइए. तो यहां पे आपको अदर डिसिप्लिन का भी नॉलेज होना चाहिए, बराबर के नहीं? डायरेक्ट टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए. मिस्टर एस कुछ भी बोलता है, मिस्टर एस कुछ भी बोलता है भाई, डीटी आईडीटी का सबका नॉलेज होना चाहिए, बराबर. इट इज गॉट व्हाट रिलेशन विथ अदर डिसिप्लिन. ऑडिट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ अदर डिसिप्लिन. 9th, आइए. अकॉर्डिंग टू मिस्टर एच, वन ऑफ द टीम मेंबर्स of the auditor of very essential limited was of the view that no relation exists between accounting and auditing from the point of view of the company. अरे भाई क्या बोल रही? बोलता है अकाउंट्स और ऑडिट का कोई रिश्ता नहीं है. कैसा बोल रही है? पागल हो गया क्या? अरे रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है. इफ यू आर अ गुड अकाउंटेंट देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड ऑडिटर. हाँ, सो यहां पे आपको रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर डायरेक्ट आंसर है उसका, तो वो आपको लिखना पड़ेगा. और ये मिस्टर एच कुछ भी बोल रहा है लास्ट में. 10th वाला पॉइंट क्या बोलते हैं यहां पे? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स रेफर टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओनली. वो बोलता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आते हैं. तो इसको समझाइए कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. उसके अंदर बहुत सारे आते हैं अपने भाई. स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है. अरे ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है. अगर आपको स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर आपको देखा होगा आपने, तो आपको मैंने बताया था कि अलग अलग लेवल ऑफ अश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड्स इस दुनिया में अपने को पाए जाते हैं, बराबर. सो वी हैव स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू, बहुत सारे हैं. आई बात समझ में? तो ये बात हो गई अपने 10 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस. समझ में आ रहा है आपको? जिनके इसके अंदर कुछ गलत हो गए क्वेश्चंस, कृपया करके ध्यान देना कि ऐसी गलती आपने नहीं दोहरानी है. एग्जाम में तो नहीं होना चाहिए. चलिए फटाफट वाइंड अप करते हैं. आगे 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं. किसके बारे में? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में. एक्सप्लेन क्लियरली, क्या बोलता है यहां पे? एक्सप्लेन क्लियरली the meaning of audit and how would you as an auditor perform the audit. So क्या बोलेंगे यहाँ पे? What is the meaning of audit? तो definition आपका तो बचपन से पढ़ा है. Auditing is defined as an independent examination of financial information of any entity, बराबर के नहीं? Irrespective of its size, nature or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Yes, yes. How would you as an auditor perform the audit? तो फर्स्ट पेज पे आपको याद है ना,
यस, अकाउंट शुड बी व्हाट, प्रिपेयर्ड, एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, नो इंफॉर्मेशन शुड बी ओमिटेड, वो सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, राइट? यस. The independent audit of an entity's financial statement is a vital service to investors, trade payables and other participants in economic exchange. Explain. तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? आपने यहाँ पे क्या लिखना है? The independent audit of entity's financial statement is a vital service to investors, trade payables and other participants in economic exchange. इसका आंसर क्या लिख के आएंगे? चलिए बताइए, बताइए. सो इसका आंसर क्या लिख के आएंगे अपन? एडवांटेजेस लिख के आएंगे अपन. इसका आंसर क्या लिख के आएंगे दोस्तों? एडवांटेजेस, बराबर. सो यहां पे मॉड्यूल में उन्होंने बहुत विस्तार में उसका, मतलब अगर अपन मॉड्यूल का आंसर पढ़ेंगे यहां पे, तो मॉड्यूल में उन्होंने विस्तार में कुछ कुछ बोला है. देखो, डरने का नहीं ऐसा कि सर मॉड्यूल में क्या आंसर दिया. Auditing along with other disciplines such as accounting law equips the knowledge. No business can effectively carry on activity without the proper records. Accounts since transaction takes place at different persons with numerous entities. The effect of all transactions should be recorded and suitably analyzed. Periodical statement of account should be drawn. They should be measured to measure the success failure. ये जनरल लिखा है उन्होंने, जनरल लिखा है. आई बात समझ में? बट यहां पे आप इसका एडवांटेजेस लिख के आओगे, यही सारे पॉइंट्स आपके कवर होते हैं. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है. चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200. तो क्या बोलते हैं एसए 200 के ऑब्जेक्टिव्स? ऑडिट शुड बी कैरिड ऑन बेस्ड ऑन मटेरियलिटी, रीजनेबल अश्योरेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए. The Code of Ethics of Professional Accountants prepared by the International Federation of Accountants identifies 5 types of threats. कौन से थ्रेट्स है आपको पता है? वो इंडिपेंडेंट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस कौन से है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स. याद है ना आपको ऐसे? तो ये सारे थ्रेट्स आपको पता होने चाहिए. Then there are practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. Explain with examples. तो आपने लिखना है क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट एंड अदर मैटर्स, जिसके अंदर गोइंग कंसर्न, रिलेटेड पार्टीज, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पता नहीं कर सकते हैं. आई बात समझ में आपको? यस यस. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं. In case of certain subject matters, limitation on the auditor's ability to detect material misstatements are particularly significant. Explain such assertions. किसकी बात करते हैं? Explain such assertions. बराबर के नहीं? तो ये assertions कौन से होंगे? तो वो जो अपना ये वाला जो पार्ट है ना, 6th वाला, limitations on the auditor's ability, certain assertions है. तो वो जो limitations में जो other matters में जो point था ना, fraud, particularly because of misstatement, related party transactions, फिर उसके बाद legal compliances एंड उसके बाद गोइंग कंसर्न, तो वो सारे असर्शंस है. उसके बारे में आप समझिए आपके लीगल लिमिटेशंस है कि उसमें आप एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. आई बात समझ में? यस सर. एज पर एसए 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. The auditor should obtain information considered necessary in circumstances before accepting the engagement with a new client, whether when deciding to continue an existing engagement and when considering acceptance of new engagement with existing client. Explain. So आपने क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने क्लाइंट का, वो याद है ना शादी वाला एग्जांपल दिया था आपको, कि अगर आप वो क्लाइंट से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो तो वो रिश्ता जोड़ने के पहले आपने चेक करना चाहिए कि वो कितने ईमानदार है. उनकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे ऑफ द ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस. फिर उसके बाद हम वो रिश्ता निभाने के काबिल है कि नहीं है, बराबर के नहीं. फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि कैन बी कंप्लाई विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एंड फिर आपको याद होगा ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट मैटर हुआ था क्या करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में, दैट हैज एन इंपैक्ट ऑन द कंटिन्यूएंस ऑफ द रिलेशनशिप. कुछ याद है आपको? वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट्स अपने को बताने थे जो आते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में. वो पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं. आगे बढ़ते हैं. An auditor who before the completion of the engagement is requested to change the engagement to one which provides the lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so.
तो अगर आपका एंगेजमेंट खत्म होने के पहले अगर आपको बोला जाता है कि यू आर सपोज टू चेंज द एंगेजमेंट टू द वन दैट प्रोवाइड्स द लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, एक्सेप्ट करेंगे क्या अपन? नहीं। सबसे पहले आपने जाके मैनेजमेंट से पूछना है कि भाई क्यों चेंज कर रहा है, व्हाट इज द रीजन। वंस यू नो द रीजन व्हाई यू आर टेलिंग अस टू चेंज, फिर क्या करेंगे? दो बातें चेक करेंगे कि वेदर इट इज जस्टिफाइबल और नॉट जस्टिफाइबल। याद आ रहा ना ये डिस्कशन सारा? बिल्कुल। अगर वो जस्टिफाइबल है तो एक्सेप्ट द चेंज, बट अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लिमिटेशन को हटा दे करके। और अगर उन्होंने वो लिमिटेशन नहीं हटाया तो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। आई बात समझ में? और अगर आपने वो चेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो यू रिमेंबर दैट वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट द प्रीवियस एंगेजमेंट, ना उसके ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे, राइट? यस सर, बेस्ट है। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, however it is quite possible that sometimes investigation results from prima facie findings of the auditor discuss। तो बेटे ये बहुत एक जनरल आंसर लिखना है आपको। देखिए, ऑडिट is just what expressing an opinion that whether financial statement gives true and fair view। Audit is not an investigation। आई बात समझ में? ऑडिट ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट इज जस्ट व्हाट द ऑडिटर इज जस्ट अ वॉचडॉग। वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा कि कहां भाई कुछ डाउट डिफिकल्टी है क्या, फिर उसकी तहकीकात करेगा। सो इसको अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें अपन तो क्या बोलेंगे? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, बराबर के नहीं, टू एक्सप्रेस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, whereas investigation is to find out the alleged wrongdoing or misconduct। in audit we focus upon the reasonable assurance, but in investigation we focus upon the absolute assurance। आई बात समझ में आपको? ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विथ अ प्री कंसीव्ड नोशन। इसका मतलब क्या है? ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विथ अ प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ऐसा पहले ही सोच के हम लोग ऑडिट नहीं करते। पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है ऐसा सोच के हम लोग ऑडिट नहीं करते। बट इन्वेस्टिगेशन की जब बारी आती है तो उस समय पे हम लोग पहले से ही दिमाग में कुछ सोचते हैं, भाई यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, तो वहां पे पहले ही हम लोग सोच के चलते हैं, तो प्री कंसीव्ड नोशन लेके चलते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको लिखना है। बट आप समझिए, जब ऑडिट में अगर आपको रीजनेबल डाउट आता है, यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑडिट विल चेंज इनटू व्हाट? एन इन्वेस्टिगेशन। आई बात समझ में आपको? यस सर। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर अमंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स relevant to an auditor enshrined in IESBA code। distinguish between the two। अब इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में आपको बातचीत करनी है। सो क्या बोलेंगे बेटा यहां पे? इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे तो इंटीग्रिटी मतलब क्या बोलेंगे अपन? बताइए। इंटीग्रिटी मतलब ऑडिटर शुड बी, वो अपन को याद है इंडिपेंडेंस के बारे में शॉर्ट नोट अपन ने पढ़ा था, तो उसके अंदर इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करी थी। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या बोलता है? द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, he should be sincere in his approach। आई बात समझ में आपको? बट when we talk about objectivity, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं कि द ऑडिटर शुड बी नॉट बायस। आई बात समझ में? he should state the fact as it is, बराबर, उसने बायस नहीं होना चाहिए। तो फेयर डीलिंग के लिए ऑडिटर ने क्या रखना चाहिए? ऑनेस्टी रखना चाहिए, बराबर। और जो कम्युनिकेशंस के लिए ऑडिटर ने ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए। आई बात समझ में? इसी के साथ आईसीआई के 10 करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस और 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के फिनिश होते हैं। अब बताइए आपको, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप क्या इसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्या? देखिए, अभी अपन अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, अपन अप्रोच क्या कर रहे हैं कि इसका क्रक्स जो है आंसर का वो अपन निकाल ले, एनालाइज करें, फिर उसके बाद इसकी सेंटेंस की रचना, इसके सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरीके से करना है, फिर ये एक बार आप जब गो थ्रू कर लोगे ना, सोने के पहले खत्म, चैप्टर में आपको वापस से फर्स्ट चैप्टर पे देखने की जरूरत ही नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर व्हाट? रिवीजन। क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लो, माहौल है।
चलो यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड। यस, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। हा, चैप्टर 2, कम ऑन रॉक स्टार्स। चैप्टर 2 की जब बात करते हैं, क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? नहीं मालूम सर, बोलो। चलिए देखते हैं। मेरे बच्चों चैप्टर का नाम नहीं मालूम? हाँ बेटे, वाह बेटे वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, लेट्स गो अहेड। ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। The establishment of overall audit strategy and detailed plan. The establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily a discrete or sequential process, but are closely interrelated since changes in one may result in consequential changes to other. क्या बोलना है आपको? ट्रू एंड फॉल्स क्या बोलेंगे? करेक्ट और इनकरेक्ट? The establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not discrete, बोलो, या सीक्वेंशियल, ऐसा है क्या वो? नहीं। आप समझिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बराबर। ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस, बट इट इज एन इंटर रिलेटेड एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया सो हो गया, इसको बार बार लगातार करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? एंड ऑल्सो इट इज नॉट सीक्वेंशियल रे, इट इज कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव, मतलब टू एंड फ्रो जाता है वो। अरे आप समझिए, अगर प्लान चेंज हुआ तो आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी प्लान के हिसाब से, और अगर आपने स्ट्रेटजी बदली तो आपको इसके हिसाब से प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा सीक्वेंस नहीं है कुछ भी। आई बात समझ में आपको? यस सा, मजा आ रहा है। सो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये क्या है? इसका आंसर क्या है अपना? इसका आंसर इज व्हाट? गिव मी द आंसर्स गाइस, कम ऑन। इसका आंसर इज करेक्ट। लेट्स गो टू द सेकंड ट्रू और फॉल्स। Establishing an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of the audit plan is a prerogative of the management. बोलो, क्या बोलेंगे? बोलिए। It is the prerogative of management. भाई ये ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना, इसके अंदर स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डायरेक्ट, रिजल्ट्स, कुछ याद आता है आपको? इज अ प्रीरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रीरोगेटिव। बच्चा पूछता है, ओ सर प्रीरोगेटिव का मतलब? सर मैं तो आज पहली बार मॉड्यूल खोल रहा हूं सर। ओ सर, प्रीरोगेटिव मीनिंग, कम ऑन। प्रीरोगेटिव मतलब राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। अरे भाई इंग्लिश के वर्ड्स नहीं मालूम, एमसी ट्रू एंड फॉल्स 2 नंबर बैंड बच जाएगा। भाई आप मुझे बताइए, क्या ये हक ऑडिटर का है कि मैनेजमेंट का है? ऑडिट का स्कोप, टाइम, डायरेक्शन, स्ट्रेटजी बनाना, मेरा बच्चा, ये किसका राइट है भाई? ये किसका राइट है? बोलना पड़ेगा आपको। ये किसका हक है दादा? ये किसका हक है? अरे सर ये ऑडिटर का हक है, ये मैनेजमेंट का हक नहीं है। क्या सर? आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या बोलेंगे अपन? इसका आंसर इज फॉल्स, इनकरेक्ट बॉस। आगे बढ़ते हैं, लेट्स रॉक गाइस। प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट। ओए 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 ओए, वो बोलता है प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट। क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट। नो सर, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, बट इट इज अ कंटिन्यूअल एंड एन इटरेटिव प्रोसेस। यो, आंसर इज व्हाट? इनकरेक्ट। लेट्स गो अहेड। Correct or incorrect statement number 4. Materiality for the financial statements as a whole, and if applicable the materiality levels or levels of particular class or transaction, account balance or disclosure, बोलता है does not need any revision। अरे भाई साहब बताइए, क्या लगता है आपको? मटेरियलिटी में रिवीजन लगती नहीं लगती? होस्ट कर सकते नहीं कर सकते? अरे यार क्या बोल रही है? अरे सर करेंगे रिवीजन। सर कोई नया इंफॉर्मेशन अपने सामने आता है, बराबर के नहीं,
या सर अगर अपने को कुछ एज ए रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने सामने आती है, या तो सर अपने अंडरस्टैंडिंग में कुछ बदलाव आता है, तो मालिक उसके हिसाब से हम लोग मटेरियलिटी लेवल्स में चेंजेस करेंगे रे, करेंगे सर। ये कौन बोला नहीं करेंगे? आंसर इज व्हाट? नंबर 4 इनकरेक्ट। फिफ्थ पॉइंट, a detailed audit program once prepared for a business can be used for all business under all circumstances। अच्छा, ए मेरा बच्चा, ये क्या बोल रहा है, इसको समझाओ। A detailed audit program once prepared for a business can be used for all the businesses under all circumstances। ऐसा क्या, ऐसा पॉसिबल है? बताइए, यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम क्या बना सकते हैं क्या? कैन द यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम बी प्रिपेयर्ड? अरे नहीं रे, यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम इज अ मिथ। Businesses change in accordance to the nature, size, class of transactions, and therefore one audit program for all is not possible। It's just a myth। ये काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते, कम ऑन। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। बोलो बोलो बोलो, इसका जवाब देना पड़ेगा। बोलो, ऑडिट प्लान इज डिटेल्ड एज कंपेयर टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। बताइए, तो इसका आंसर करेक्ट है। ऑडिट में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ क्या होता है? रैप, फैप, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सब आते हैं इसके अंदर, बराबर के नहीं? सो ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बराबर के नहीं? प्लानिंग ऑफ दीज ऑडिटर्स प्रोसीजर्स टेक अ कोर्स on which the audit program and everything is what developed। करेक्ट है ना भाई? ऑडिट प्लान डिटेल्ड है, आपको याद है ना? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान? बोलना बेटे, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बोलती पब्लिक? सब क्लास की बातें याद आनी चाहिए, ये सब चीजें सब पढ़ा है अपन ने। या इसी के साथ ट्रू एंड फॉल्स खत्म हो गए। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में। चलो लेट्स रॉक गाइस। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy। Explain। तो क्या करना है आपको? रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये आपको बताना है। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड, बराबर के नहीं? सबसे पहले audit strategy is prepared and then we prepare the audit plan। If any changes in audit strategy is there, then the audit plan needs to be revised and vice versa। आई बात समझ में? So yes, once the audit strategy is prepared, then only the audit plan can be prepared। Relationship between audit strategy and audit plan। फिर से आया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों। पॉसिबिलिटी है कल के पेपर में, परसों के पेपर में ये क्वेश्चन आवेगा। मार्केट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। सो यू नो आपको क्या लिखना है? ऑडिट इज व्हाट? ऑडिट प्लानिंग इज व्हाट? अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस द ऑडिट इज व्हाट, मतलब क्या होता है आपका? ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग व्हाट? ऑडिट प्लान। एंड वंस वन ऑडिट इज कंप्लीटेड, इमीडिएटली आप, मतलब एक बार जो आपका ऑडिट प्लान बन गया, तो आप क्या करते हो? उसको आप कंटिन्यूअसली क्या करते हो? मॉडिफाई करते हो, रिवाइज करते हो। एंड जब वन ऑडिट इज कंप्लीटेड, यू इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ऑडिट प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ऑडिट। इट ऑफन बिगिंस विद द कंप्लीशन ऑफ व्हाट? द प्रीवियस ऑडिट। याद आ रहा ना आपको? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ द वर्क डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। एक्सप्लेन। क्या बोलेंगे इसको? ये कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर, याद है ना आपको कि अपने एंगेजमेंट टीम को जवाब दीजिएगा, अपने एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन, उनका सुपरविजन, उनके काम का रिव्यू, ये कौन से एक्सटेंट पे? मेमोरी टेक्निक क्या है इसका? कार। या तो अपन क्या बोलेंगे इसके बारे में? कार्स, याद है ना वो मेमोरी टेक्निक? या सार्क। साइज के बारे में बात करेंगे, बराबर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, उसके अंदर कितनी रिस्क है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स है मालिक। 3-3, 4-4 नंबर मिलेगा इसका आपको। क्या बात है यार सर, क्या बात है।
The utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program and also the client's operations and internal control under periodic review, so that inadequacies and redundancies of the program may be removed. Discuss stating clearly the advantages of audit program. Oh my god, फोर्थ पॉइंट में इतना बड़ा, आप बताइए, इतना बड़ा जो सेंटेंस दिया है फोर्थ पॉइंट में, टेक्निकली क्या पूछना चाह रहे रे भाई मेरे, क्या पूछना चाह रहे हैं वो फोर्थ पॉइंट में? यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटर्न, ऐसा बोलता है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दो, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है भाई सुनना, सीधा सीधा मेरे को बता दे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। बोल सकता है क्या तू? तो यस सर, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम मेरे को मालूम है सर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? इट प्रोवाइड्स क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बराबर कि नहीं, टोटल पर्सपेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स बिकम इजियर, नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी इग्नोर्ड, बराबर। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, सो इट एक्ट सर्व्स एज अ गाइड एंड सर्व्स एज एन एविडेंस। याद आ रहा ना आपको? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट सीधा स्ट्रेट वे में फोर्थ एडवांटेजेस लिखना है रे यार, बराबर के नहीं, फॉर्मेट से एडवांटेजेस बोल सकते हैं, आपको याद है। और आपका फेवरेट, सर्व्स एज अ गाइड, सर्व्स एज एन एविडेंस, या डिटरमाइनिंग, नेक्स्ट डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी involves the exercise of professional judgment. Discuss stating the factors that may affect the identification of an appropriate benchmark. वो बेंचमार्क वाले पॉइंट्स आपको याद आते होंगे, बेंचमार्क वाले पॉइंट्स याद आते हैं क्या आपको? बोलना पड़ेगा आपको। बेंचमार्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, फिर उसके बाद उसका मटेरियलिटी लेवल, ये सारा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। आगे, इट इज नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्लान, इफ सो व्हाट ऑल एक्टिविटीज इन द प्लानिंग फेज नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, स्टेट्स विद एग्जांपल। भाई ऑडिट प्लान में क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, फिर उसके बाद नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ व्हाट, फैप, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, अपन ने क्या डॉक्यूमेंट करना है वो। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्या, जो आपने चेंजेस करे हैं प्लानिंग प्रोसीजर में वो, और फाइनली आपने कौन से चेंजेस को एक्सेप्ट किया वो, बराबर, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट, आजकल ये नया ट्रेंड है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस में पूछने का एक नया ट्रेंड चालू है। कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे उसमें पूछेंगे स्टेट विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स लिख के आना, ठीक है ना। या whether misstatements of lesser amounts than materiality for the financial statements as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of the financial statements as a whole, explain with examples। तो different materiality levels, जैसे कि जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो एरिया का साइज बहुत बड़ा है, जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज हुआ है मैनेजमेंट का, तो वो सारे एग्जांपल्स आपको लिख के आना है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 आईसीआई के मॉड्यूल से फिनिश होता है। कॉन्फिडेंस, लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3 नाउ। चलो आंसर दो। अरे हर बार कुछ कराएगा ना भाई, कुछ अलग कराएगा, कुछ अलग कराएगा, ऐसा थोड़ी है रे। मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। अपन चाहते हैं पढ़ने का, बराबर के नहीं, अपन रॉक करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है भाई बेटे। चैप्टर नंबर 3, very important and very big chapter, you know it, yes। चलिए, shall we proceed? चलो, state with reasons, in short whether the following statements are correct or incorrect। थर्ड चैप्टर पे आ गए अपन।
अरे भाई आज के वन डे बिफोर एग्जाम में अगर अपन इतना भी क्वेश्चंस कवर कर लिए ना, समझ लेना आपके नहीं बोला तो भी 30-40 मार्क्स तो कवर हो जाते हैं इसमें। आप बहुत भारी चीज कर रहा हूं मैं ये। एज पर एसए 230 ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, द वर्किंग पेपर्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। इसको समझाओ यार, इसको समझाओ। कोई है क्या मुझे इसका जवाब देगा भाई? बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी नहीं है। बोले पानी पिलाओ इसको। अरे बाबू ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी है। कौन से ऐसे के हिसाब से? ऐसे नंबर कौन सा है जरा बता दो आप। कौन सा है ऐसे नंबर? ऐसे नंबर 230। वो बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सही है ना? यस। परचेस इनवॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। अरे पागल हो गए? नॉनसेंस। परचेस इनवॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। अरे अपन खुद अपने आप को परचेस इनवॉइस देंगे क्या रे? ये एक्सटर्नल एविडेंस है भाई। परचेस इनवॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। बट सेल्स इनवॉइस वगैरह की जब बात करते हैं तो वो इंटरनल एविडेंस है, वो सेल्स। ये परचेस बाहर से आए रे। हाँ लो आगे बढ़ते। सफिशियंसी इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ओ ऐसा सफिशियंसी म्हणजे क्वालिटी। ट्रू और फॉल्स? सफिशियंसी वो बोलता है क्वालिटी है। हाँ फिर अप्रोप्रिएटनेस क्या है? पूछ उसको। अप्रोप्रिएटनेस क्या है? पूछ उसको, जाके पूछ रिकॉर्ड में क्या लिखा है, जाके देख। क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? बता उसको। क्या है भाई? Sufficiency is a measure of quantity whereas appropriateness is a measure of quality. आगे बढ़ते। फिर उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ओ लो कर लो बात। क्या बोलने का इसको? अभी मैं क्या बोलूं? मैं ये पढ़ के नहीं आया। ये जो क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया ना, इसके पढ़ के नहीं आए। ये हर्षद सर से क्लास नहीं करी इसने। वो सिर्फ क्या प्रैक्टिकल के चक्कर में वो थ्योरी पढ़ना भूल गया। वो क्या बोल रही है? इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अरे भाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? याद आता है आपको? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको उनका रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको रिकॉम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, बराबर है। फिर आपको वो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा। बोलो एनालिटिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा। अरे कितने सारे मेथड्स है एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। पागल। चलिए कोई बात नहीं, हमको तो आंसर मालूम है, इसका 2 नंबर लेके आ जाएंगे। चिल बेबी चिल। अब आगे बढ़ते। मिस्टर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। ओके, मिस्टर ए कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एबीसी लिमिटेड का। द ब्रांच ऑफ एबीसी लिमिटेड इज ऑडिटेड बाय मिस्टर बी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ब्रांच की बात हो रही है। मिस्टर ए रिक्वेस्ट करता है फॉर फोटोकॉपीज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिस्टर बी पर्टेनिंग टू ब्रांच ऑडिट। अभी क्या करना है इसको? ये मांग सकता है, नहीं मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है? फिफ्थ वाला बताइए। तो ऐसा नहीं मांग सकता है भाई। अब समझिए, रिक्वेस्ट द फोटोकॉपीज। अरे ये मिस्टर बी का प्रॉपर्टी है। करेक्ट मत बोलो रे बाबा, करेक्ट मत बोलो। इधर मेरे को कुछ हो रहा है। करेक्ट बोलने का नहीं बोलने का। करेक्ट नहीं बोलने का। अरे मिस्टर ए मांग रहे मिस्टर बी से। अरे वो मिस्टर बी का प्रॉपर्टी है भाई। मिस्टर बी को देने का है तो देगा, नहीं देने का है तो नहीं देगा। वो उसकी मर्जी है भाई। आई बात समझ में आपको? वो उसकी मर्जी है। उसके मर्जी पे वो उसके फोटोकॉपीज और डिस्क्रिप्शन पे वो फोटोकॉपीज या एक्सट्रैक्ट्स देगा उसमें से। तुम बोलोगे मिस्टर ए बोलेगा मेरे को दे, और ऐसे कंपलसरी थोड़ी है उसके ऊपर। आई बात समझ में आपको? ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट देना जरूरी है।
ऑडिट वर्किंग पेपर्स नहीं रे, समझा नहीं समझा? यस यस यस। चलो, when auditor inquires the management as a part of audit procedure, it should be formal written form only and not informal oral inquiries. क्या बोल रही है? ऑडिटर को जब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करने का है, ऑडिटर को मैनेजमेंट से जब इंक्वायरी करने का है तो वो बोलता है फॉर्मली कर सकता है, इनफॉर्मल ओरल नहीं कर सकता है। कौन बोला इसको? कौन बोला इसको? अरे मेजरली हम लोग इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। इंक्वायरी कैन बी बोथ फॉर्मल एंड एज वेल एज इनफॉर्मल, बट जब वो फॉर्मल होता है तो बस उसको लेटर ऑफ कंफर्मेशन बोलते हैं भाई, है ना? दोनों कर सकते हैं यार, दोनों कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, राइटिंग में भी कर सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते। असर्शंस का डेफिनेशन आला है पेपर में, भाई ने पढ़ाया था। असर्शन का मतलब क्या है? असर्शन, रिप्रेजेंटेशन दैट आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, यूज्ड बाय द ऑडिटर, which is embodied in the financial statements by management explicit or otherwise। आई बात समझ में उसको? So assertions refers to representations by the auditor to consider the different types of potential misstatements। गौर से देखो इस लाइन को। Assertions refers to representation by, ये वर्ड दिख रहा है आपको? किधर गया रे? ये वर्ड दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? Assertions refers to represent, डेफिनेशन मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या होता है? पब्लिक क्या बोलता है? हर्षद सर एक एक लाइन पढ़ाते, टेक्स्ट पढ़ाते, रिवीजन कराते, है ना? प्रैक्टिकल नॉलेज तो देते ही देते, पैसा रिवीजन कराते, ये कराते, हम प्रैक्टिकल नॉलेज। अरे ये बुक में लिखा है, ये एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। बोलो इसका जवाब दो, जवाब दो इसका। असर्शंस रेफर टू, डेफिनेशन मालूम है? असर्शन रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशन बाय व्हाट? मैनेजमेंट है, नॉट द ऑडिटर। ऑडिटर यूज करता है, बट वो रिप्रेजेंटेशंस मेरे बच्चे कौन देता है? कौन देता है? वो मैनेजमेंट है, विच इज एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। आई बात समझ में आपको? या चलो, ऐसा ये 7 ट्रू और फॉल्स हो गया बेटे। ये 2-2 नंबर के लिए आता है, 2-2 नंबर के लिए आता ही है। चलो, डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डायरेक्ट है, ऑल्सो गिव सम एग्जांपल्स। बेटा ये बहुत इजी है। डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन्स रीच्ड। याद है ना आपको? याद है ना आपको? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पहले अपन परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद उससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, एंड जो अपन ने कंक्लूजन रीच करे हैं उसके बारे में। तो 3 स्टेजेस आपको याद है ना? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और कंक्लूजन देंगे। तो जो भी तीनों एक्टिविटीज करे हैं उसका रिकॉर्ड जो होगा उस चीज को अपन बोलेंगे किसको? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑल्सो रेफर्स टू एज व्हाट? वेरी राइटली सेड बाय स्वामी नहीं, हर्ष, वेरी राइटली सेड एज ऑल्सो नोन एज व्हाट? वर्किंग पेपर्स। अब इसके एग्जांपल्स बोलिए। आईसीए ने नया ट्रेंड शुरू कराया, जो भी पूछेंगे एग्जाम्पल के साथ पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। जो भी पूछेंगे एग्जाम्पल के साथ पूछेंगे, नहीं तो छोड़ो। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स में आएगा? बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो आपको मजा आ रहा है क्या? मेरे को बहुत मजा आ रहा है ये क्वेश्चंस डिस्कस करने में। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, अरे कौन बोल रहे रैप फैप? ऐसा फटका मारेगा ना हर्ष लोढ़ा, फटका पड़ेगा, फटका। रैप एंड फैप है क्या रे? अरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है? ऑडिट प्रोग्राम, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन, लेटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? चेकलिस्ट, फिर उसके बाद बात करेंगे अपना वर्किंग पेपर्स। अरे क्या बोल रहा है रे बाबा?
चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, ये सब आएगा ना उसके अंदर, एनालिसिस, इश्यूज मेमोरेंडा, काय करते रे, आई बात समझ में? सो दे आर दी एग्जाम्पल्स, द कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा था ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आई बात समझ में आपको? या लेट्स गो अहेड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चलो एवरीवन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। एक्सप्लेन, बताइए इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, बताइए। चलो एवरीवन, क्या आंसर लिख रहे, क्या सोच रहे? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। चलो क्या आंसर लिखेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स। सो एडवांटेज ऑफ वर्किंग पेपर्स या बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स या पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या लिखेंगे? चलो बताइए फटाफट, चलो हरी आप। आंसर दो बे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपका तो फेवरेट है, फेवरेट है ये, फेवरेट। Although written representations provide necessary audit evidence, yet they do not provide sufficient or appropriate audit evidence on their own about any of the matters in which they deal. Discuss. याद आता है आपको? भाई ने झगड़ा करा था क्लास में आपसे, डिबेट करी थी ये, अरे सब क्लास की बातें याद आनी रे। सो ऐसे 580 के बात करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर व्हाट? They are necessary audit evidence, but they are not sufficient and appropriate audit evidence on their own, but they are used to support what other audit evidence or to confirm the matter, barabar, on which we have obtained the audit evidence. So it is not the primary audit evidence, but it is a secondary audit evidence. And फिर अपन ने बात करी थी कि ये एविडेंस हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस किससे लेंगे? जो इन्वॉल्व है उससे, बराबर, जो मैनेजमेंट का व्यक्ति है, जिसके पास रिलेवेंट एक्सपर्टीज है वो, या तो दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने काम किया था जैसे कि एक्सटर्नल काउंसिल या वो, उनसे भी अपन लेंगे। आई बात समझ में आपको? या डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस इन कंडक्टिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये स्ट्रेट वे आप आंसर लिखोगे एसए नंबर 510 के बेसिस पे। किसके बेसिस पे आंसर लिखेंगे? ये एसए नंबर 510 के बेसिस पे आप ये आंसर लिखेंगे। क्या आंसर लिखेंगे आप एसए नंबर 510 के हिसाब से कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ओपनिंग बैलेंस का? तो टू चेक वेदर द बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट डाउन, नंबर 2 that is no material misstatement in the balances that are brought down from the previous year, and number 2 the accounting policies are consistently followed। आई बात समझ में आपको? तो कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए, बट अगर कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है तो वेदर रेलेवेंट डिस्क्लोजर हैज बीन मेड और नॉट, और उसके अंदर कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, उसके बारे में बात करनी है। सो ये आपको आंसर पूरा ऐसे 510 के हिसाब से लिखना है, और डिटेल में 510 को आपने एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि उसको क्वेश्चन में बोला है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, तो उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसका कंटेंट भी आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। आई बात समझ में? कि जिसमें आप लेटेस्ट मतलब जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप रीड करोगे, बराबर। फिर मैनेजमेंट को जो भी मैच करोगे आप, मटेरियल स्टेटमेंट है क्या नहीं चेक करोगे, तो 510 के हिसाब से आपने उसका आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स आल्सो। चलिए बताइए,
व्हाट आर द कंपोनेंट्स, तो वो एग्जांपल्स आपको लिख के आने। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या बोलते हैं अपन, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या है? द susceptibility that the account balance, class of transactions or disclosures to a misstatement that could individually or when combined with other misstatements can affect what the financial statements or opinion of the auditor. तो इसी को अपन क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के दो कंपोनेंट्स है। वो कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? याद करने की कोशिश करो। एक है कंट्रोल रिस्क और दूसरा है इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट द फर्म्स इंटरनल कंट्रोल fail to prevent, detect, correct the material misstatements. And inherent risk is the risk that the financial statements are materially misstated before considering the relevant internal controls. तो ऐसा आपने पूरा डेफिनेशन आपने लिख के आना चाहिए। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। When deviations from controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries to understand these matters and the potential consequences. Explain. क्या लिखेंगे आप? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए बताइए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्या आंसर लिखेंगे इसका? कम ऑन एवरीवन, हरी अप। चलो, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन हरी अप। अरे आई एम वेटिंग। सब आंसर मैं देगा कैसे चलेगा रे? रिवीजन चालू है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये कल के पेपर में क्या करोगे? सब आंसर मैं नहीं देगा, कम ऑन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। वेरी गुड अंकुश। टू रिलाई और नॉट टू रिलाई, वो वाला है वो। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। When deviations from the controls upon the auditor intends to rely are detected, तो उसने क्या करना चाहिए? उसने चेक करना चाहिए कि कोई और अल्टरनेटिव कंट्रोल है क्या ऑन विच ही कैन रिलाई। अरे कुछ याद आता है क्या आपको? अल्टरनेटिव कंट्रोल के बारे में कुछ बात करी थी, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के बारे में बात करी थी। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। ऐसा मत भूलो रे मेरे माई बाप। इफ यू रिमेंबर, अपन ने क्या बोला था? व्हेन डेविएशंस ऑकर, एक तो कंट्रोल्स अपन चेक करते हैं। कंट्रोल्स को अपन चेक करते हैं तो उसमें दो बातें होगी कि एक तो कंट्रोल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। भरोसा कर सकते हैं तो आगे बढ़ेंगे, बट अगर भरोसा नहीं कर सकते तो अपन चेक करेंगे कि उसको, उस कंट्रोल, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ दूसरा अल्टरनेटिव कंट्रोल अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अल्टरनेटिव कंट्रोल अवेलेबल है उसको चेक करेंगे, और अगर वो कंट्रोल उसको मार्क करेंगे टू रिलाई कंट्रोल है, तो वी कैन रिलाई ऑन दैट कंट्रोल। बराबर के नहीं? और अगर नहीं रिलायबल है तो वी हैव टू इंक्रीज व्हाट आर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। बराबर के नहीं? और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर अपन क्या देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट ओपिनियन देंगे या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। उसके ये पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ याद आता है क्या आपको ऐसा? गाइस कम ऑन टेल मी। ये सब चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट बोलो, इफ यस थम्स अप दो, देन वी मूव अहेड। अरे वो ऐसा अपन ने उसका चार्ट बनाया था, इफ यू रिमेंबर। दो बातें होगी, एक तो कंट्रोल्स को चेक करेंगे, दो बातें होगी, रिलाय होगा या तो नहीं रिलाय होगा। अगर रिलाय हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं रिलाय होगा तो दो बातें होगी, चेक करेंगे अल्टरनेटिव कंट्रोल है या नहीं है, और अगर है तो फिर अपन उसको चेक करेंगे कि क्या वो रिलायबल है क्या। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, मिस्टर पंकज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
have been appointed as an auditor of ABC Limited. CA Pankaj did not apply any audit procedures regarding opening balance. मतलब 510 के बारे में बोल रहा है. He argued that since the financial statements were audited by predecessor auditor, therefore he is not required to verify them. Is CA Pankaj correct in his approach? बोलो. Is CA Pankaj correct in his approach? तो आंसर इज व्हाट? नो. अब सिर्फ एग्जाम में नो लिख के आने का नहीं. ये करेक्ट है इनकरेक्ट का स्टेटमेंट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है भाई. पंकज एंड एसोसिएट्स ऐसे 510 के हिसाब से उसने क्या करना चाहिए, ओपनिंग बैलेंसेस की उसमें जब आगे लेके आ रहा है, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है उसको, तो उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए. बराबर के नहीं. एंड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए, और अगर नहीं करिए तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. और उसके रिगार्डिंग में उसने ऐसे 510 में जो ऑडिट प्रोसीजर दिया है वो फॉलो करना चाहिए. एंड 510 में क्या पॉलिसी है उसकी डिटेल्स में आपको लिखना बहुत जरूरी है. आई बात समझ में आपको? या आगे बढ़ते हैं. Audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the opinion is based. Correct definition. Written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audited entity's financial statements. Correct. According to the similar responses to the inquiries, written representations are audit evidence. ये भी correct है. But explain stating clearly the objectives of the auditor regarding written representations. तो बेटे आप बताइए कि हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्यों लेते हैं. बराबर कि नहीं? क्यों लेते हैं? एक तो हम लोग क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्यों लेते हैं? 3 चीजों के लिए. इफ यू रिमेंबर, एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स. अपन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्यों लेते हैं? एक तो मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है कि नहीं करी है उसको पता करने के लिए. पॉइंट नंबर 1. क्यों लेते हैं? 3 बातें इसके अंदर. एक तो मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है कि नहीं करी है वो चेक करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. दूसरा, टू सपोर्ट अनदर ऑडिट एविडेंस, उसके लिए लेते हैं. एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, कि जब अपन ने मांगा है और उसका आंसर नहीं मिला है तो उससे फिर अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई ये लोग क्यों नहीं दे रहे, या अगर वो मिसमैच करता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन तो उसके हिसाब से अपने को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. तो इन 3 चीजों के लिए अपन क्या करते हैं, इन 3 चीजों के लिए हम लोग यहां पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन करते हैं. क्लियर एकदम बात? यस सर. चलो लेट्स गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9. ये चैप्टर बहुत बड़ा है बॉस, मजा आ रहा है. द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्वेश्चन कौन से ऐसे की तरफ जा रहा है? ये क्वेश्चन कौन से ऐसे की तरफ जा रहा है? द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. सो यहां पे अपन बात कर रहे हैं ऐसे नंबर 560 की. However, when after the date of auditor's report but before the date of financial statements are issued, the fact becomes known to the auditor. Had it been known to the auditor at the date of auditor's report, may have caused the auditor to amend the audit report. Explain the auditor's obligation in the above situation. क्या करना पड़ेगा उसको? क्या obligation होगा? तो उसमें वो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है. फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने वाला है या नहीं है, और उसके हिसाब से वो अपना अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट देगा. आई बात समझ में आपको? यस, करेक्ट एकदम. वेरी गुड. चलिए, सो ये बात हो गई अपनी कौन सी, ऐसे नंबर 560 के बारे में. बराबर? यस. चलिए सब लोग एक बार अमित को क्या बोलते हैं उसको वेलकम कीजिए. थैंक यू अमित फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एडवाइस ओवर हियर. आप नहीं आते तो शायद बच्चों को पता ही नहीं चलता कि अपन कितना औसम पढ़ रहे हैं, है ना. थैंक यू वेरी मच अमित कोरे. सो नाउ इफ यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट हु आर अपियरिंग फॉर एग्जाम, प्लीज गो एंड स्टडी, है ना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच अमित. ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना. यस, चलो नेक्स्ट वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. Next we talk about is question number 10. The nature of related party relationships.
एंड ट्रांजैक्शंस। अब ये ऐसे कौन सी बात कर रही है निरंजना? यस बेटा, ये ओल्ड कोर्स के लिए भी सब एप्लीकेबल है, लोड मत लो, क्वेश्चंस को सुनिए और समझिए बस। द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ये ऐसे नंबर कौन से ऐसे की तरफ जा रही है? ये जा रहा है ऐसे नंबर 550 के पास। किसके पास जा रही है? ऐसे नंबर 550 के पास। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स in some circumstances may give higher risk of material misstatement of the financial statements than the transactions with unrelated parties. Explain with the help of at least 3 examples. Come on, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? इसके 3 एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हैं क्या? ऐसे के अंदर ये 3 एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं, तो कौन से 3 एग्जाम्पल्स है? और अगर नहीं मालूम होगा तो नोट करना। सबसे पहले दे एंटर इनटू व्हाट? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट क्या बोलते हैं? फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, बराबर। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के बाद जो भी उनके बैलेंसेस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उनको समराइज नहीं करेगा बराबर से, बराबर। एंड थर्ड, दे मे नॉट बी कंडक्टेड एट व्हाट? द नॉर्मल मार्केट प्राइस, बराबर के नहीं? नॉर्मल मार्केट प्राइस पे नहीं कंडक्ट कराएगा वो। सो ये 3 एग्जाम्पल्स है जिसके वजह से क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकता है। एक तो दे विल एंटर इनटू व्हाट? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। द इंफॉर्मेशन सिस्टम विल नॉट रिकॉर्ड और समराइज द बैलेंसेस विद द रिलेटेड पार्टीज, मतलब जो भी उनका रिसीवेबल पेएबल है वो बराबर से समराइज नहीं कर सकता है। और थर्ड अपन बात करेंगे किसके बारे में? जो क्या बोला था मैंने अभी आपको? थर्ड पॉइंट किसके बारे में बात करी थी? सो थर्ड पॉइंट अपन ने चर्चा करी थी दैट दे मे नॉट कंडक्टेड एट व्हाट? द आर्म्स लेंथ प्राइस, मार्केट प्राइस। सो ये 3 एग्जांपल्स है उसके। चलिए नेक्स्ट, When using external confirmation, ऐसे नंबर बोलिए इसका कौन सा है? ऐसे नंबर when using external confirmation ऐसे नंबर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मेरे बुक्स में 5, तेरे भी बुक्स में 5 ऐसे नंबर हो गया। कौन सा? 505। The auditor shall maintain control over external confirmation request including the sending request, including follow-up request and when applicable to the confirming party. Explain other points as to when using external confirmation procedures, the auditor would be required to maintain control over external confirmation request. तो कौन से इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए रे भाई? तो आपको याद है एक अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। कुछ याद आता है? आई बात समझ में आपको? ऐसे कुछ आपको याद आता है आपको कि पॉइंट्स है डिजाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर? तो वो कौन से पॉइंट्स है? वो सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड कि अपने को कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करानी है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड विच इंफॉर्मेशन वी नीड टू कंफर्म, बराबर के नहीं? कंफर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन करनी है, उसके बाद वो कौन सी पार्टी जो है जो कंफर्म कराएगी वो अपने को देखना है, बराबर। फिर वो होने के बाद फिर आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या करना है? डिजाइन करना है एंड देन इट शुड बी सेंड डायरेक्टली, जो ये यहां पे बात करता है, एंड फिर फॉलो अप करना है अपने को। तो ये पॉइंट्स अपन ने बात करी थी कि पहले इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो इंफॉर्मेशन कौन सा पार्टी कंफर्म करके देगा, एंड फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि उसको डिजाइन करेंगे, सेंड करेंगे, और उनसे अगर रिप्लाई नहीं आया तो फॉलो अप और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमें करके दो करके। सो ये बात हुई थी ऐसे नंबर 505 के ऊपर। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? या चलिए आगे बढ़ते हैं। Explain clearly with examples the matters relevant in planning the attendance at the physical inventory counting. वो याद है पूरा? What are the points? ये कौन सा ऐसे नंबर है? पहले ऐसे नंबर बताओ। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ऐसे नंबर कौन सा है? 501, बराबर के नहीं? अपन बात कर रहे हैं ऐसे नंबर कौन सा? 510 मत बोल हर्ष, हाँ गलती से मिस्टेक ऐसा एग्जाम में हो जाएगा तो पंगा हो जाएगा।
ऐसे नंबर कौन सा है यहां पे 501, ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक आइटम्स, बराबर के नहीं। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे कि आपको एक क्वेश्चन, उसके अंदर एक पॉइंट है डायरेक्टली, व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर बिफोर, व्हाट आर द मैटर्स द ऑडिटर शुड कंसीडर बिफोर प्लानिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। आई बात समझ में आपको? तो यहां पे अपन क्या करते हैं यहां पे, तो कौन से पॉइंट्स की बात करते हैं यहां पे, बोलिए ना, कौन से पॉइंट्स की बात करते हैं यहां पे? तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे नेचर ऑफ इन्वेंट्री, उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिर उसका रिस्क, उसका लोकेशन, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन इट, बराबर। फिर उसके बाद उसके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, असिस्टेंस नीडेड ऑफ एन एक्सपर्ट, वो सारे पॉइंट्स अपन ने बात करी थी, याद आ रहा है आपको? यस, वेरी गुड। तो उसके बारे में बात कर रहे थे अपन, बोलो बच्चों यस और नो। चलो, सो यहां पे ये सारी बातें अपन कर रहे थे, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कम ऑन, क्या बोलते हैं यहां से, अभी किधर गया ये? हाँ, फिर द ऑडिटर ऑफ, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? ओ माय गॉड, 18 क्वेश्चन है। चलो वी आर ऑलमोस्ट देयर। द ऑडिटर ऑफ पी एंड पीएआर, the auditor of PAR and company, a firm of chartered accountants, is conducting audit of AB Industries Limited, बराबर के नहीं। The auditor requests management to provide banker certificate in support of fixed deposits, whereas management provides only written representations on the matter. Analyze how would you deal as an auditor? बोलना पड़ेगा आपको, बोलो क्या करोगे इसका आंसर। अब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के पास जा रही है क्वेश्चन, तो भले ही मैनेजमेंट ने अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, भले ही मैनेजमेंट ने अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, बट फिर भी अपने को अदर ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, बैंकर्स का सर्टिफिकेट लगेगा, बिकॉज व्हाट वी नीड इज अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। खत्म। That is the answer of question number 13. Let's go ahead. Most of the auditors' work in forming the auditor's opinion consist of obtaining and evaluating audit evidence. Explain. बोलो क्या बोलता है यहां पे? 14th वाला जनरल क्वेश्चन है दादा, 14 वाला जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। तो क्या बोलता है यहां पे 14th वाला? आंसर दीजिएगा मुझे जरा, बोलिए 14th वाला क्या बोलता है यहां पे? सो मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। तो आप समझिए ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। इस एग्जामिनेशन से, बेस्ड ऑन दिस एग्जामिनेशन, द ऑडिटर ऑब्टेन्स व्हाट? ऑडिट एविडेंस। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। दैट मीन्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, ऑडिटर नीड्स व्हाट? ऑडिट एविडेंस। एंड यस, देयरफॉर the most of the auditors work therefore goes in what? Obtaining and evaluating audit evidence before forming what? The judgment। ऐसा उसका आंसर लिख के आने का, जनरल क्वेश्चन है, जनरल आंसर लिख के आने का उसका। Irrespective of the assessed risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive procedures for each material class of transaction account balance disclosure। तो क्या करना पड़ेगा? एनालाइज एंड एक्सप्लेन। 15th का आंसर लिख के आएंगे इसका। तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द ऑडिटर शुड डिजाइन एंड परफॉर्म, क्या करना पड़ेगा उसको? द ऑडिटर हैज टू डू व्हाट? द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ जजमेंट इज व्हाट? टू फर्स्ट आइडेंटिफाई and evaluate the risk of material misstatement,
प्लस देर इज व्हाट द इनहेरेंट रिस्क, दैट वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ही इज सपोज टू परफॉर्म व्हाट substantive audit procedures, बराबर, to reduce the audit risk to an acceptably low level. This can be done in conjunction with test of details and substantive analytical procedure. It will be the choice of the auditor to do only test of details or analytical procedure. आई बात समझ में आपको? Analytical procedures, substantive analytical procedures हर assertions के लिए suitable नहीं होगा। आई बात समझ में आपको? ये जनरल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आंसर है इसका। ये कहां मिलेगा आपको, मैं बताऊं आपको इसका आंसर। अपनी मॉड्यूल खोलो, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको बताता हूं। देखो मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 3 सर्च करता है ऑडिट एविडेंस। मैं बताता हूं आपको इसका आंसर कहां मिलेगा। आपको ढूंढने का है ना, मैं बताता है, डोंट वरी। हाँ, तो इसका जो आंसर है ये देखो, ये वाला है। ये किधर गया ये? तुम तो ठहर परदेसी। ये वाला, ये आंसर लिखने का उसका, ये वाला आंसर लिखना उसका। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म, ये हेडिंग है, डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आपको दिख रहा है डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, डिजाइन एंड परफॉर्म। ये फोकस करो ना इसके ऊपर मेरा बच्चा। यहां पे आपको दिख रहा है कि किधर क्या लिखा है, डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है ना। ये क्वेश्चन को जरा फोकस करना है। क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है यहां पे? इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क, ऑडिटर इज सपोज टू डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल क्लास। तो डिजाइन एंड परफॉर्मेंस क्यों करना पड़ेगा कि ऑडिटर्स रिस्क, बराबर, कि बाबा कौन सा रिस्क मटेरियल है कौन सा नहीं, डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस है कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स में इनहेरेंट लिमिटेशंस है दैट दे में ओवरराइड द कंट्रोल्स, और वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ऑडिटर को सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है या टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है या कॉम्बिनेशन में करना है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द नेचर ऑफ द असर्शन। तो ये आपको जो आंसर है ना, ये वाला लिख के आना है आपको, पेज नंबर 3.12 पे जो है। क्लियर है? तो फोकस करना, मार्क करना उसको। ये रिवीजन चालू है बाबू। आप बोलोगे सर आप फटाफट कर रहे हो मार खाओगे। ये कोई रेगुलर क्लास नहीं चालू है जिसमें कि अपन इसको डिटेल में पढ़े इसको। हाँ जी, मेसर्स एएनएस एंड एसोसिएट्स, मेसर्स एएनएस एंड एसोसिएट्स has been appointed as statutory auditors of MNO Limited. The company has been suffering losses due to emergence of highly successful competitor, thereby leading a negative net worth. बोलो क्वेश्चन कहां जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ के आप बताइए क्वेश्चन कहां जा रहा है? ये क्वेश्चन कहां जा रहा है? मेसर्स एएनएस एंड लिमिटेड, मेसर्स एएनएस एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. They are suffering losses due to emergence of highly successful competitor. तो ये बात कर रहा है गोइंग कंसर्न, ये पिक करते आना बहुत जरूरी है. So also the sales head, key management personnel of company left the company. तो ये लेबर टर्नओवर भी हो रहा है, इश्यूज बहुत है. की पर्सनल जा रहा है अपना, फिर उसके बाद नेटवर्थ अपना नेगेटिव है. When CA Amar, the engagement partner, discussed the scenario with the management of the company, क्या बोलता है वो? he did not get any satisfactory reply from the management. What is the responsibility of Messrs ANS and Associates with regard to SA 570? तो उसने सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
तो मैं बताता हूं आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सिंपल समझा रहा हूं, बाद में डिटेल में उसका आंसर आपने लिखना है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है, बोलना है कि सी बाबा हम लोग को ये चीजें मिली है, इससे इट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सो देन वी नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट कि व्हाट इज देयर व्यू ऑन इट एंड हाउ डू दे प्लान to overcome this uncertainty. Then evaluate the viability of the management's plan. मतलब एज एन ऑडिटर अपन को क्या करना है, सिर्फ मैनेजमेंट का इसके ऊपर क्या प्लान है ये सिर्फ सुनना नहीं है, बट ये प्लान एक्चुअली कितना पॉसिबल है ये भी आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि भाई सही में तेरे से पॉसिबल, मतलब ये तुम्हारे लिए वाइबल है या नहीं है, बराबर के नहीं। एंड अगर ये वाइबल है तो फिर ठीक है, अदरवाइज इसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है। ऐसा वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे नंबर 570 में अपन ने बात करी थी, याद आ रहा है ना। तो वो जो क्वेश्चन है कैसा इसका केस स्टडी फॉर्म में आता है आपको समझ में आया होगा, अभी आई बात समझ में आपको या। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Messrs PQR and Associates are the statutory auditors of TUV Limited. For the financial year 2021, they have been appointed as the statutory auditors of TUV Limited for the first time. What are the objectives? अभी 510 बहुत बार हो गया रे दादा बहुत बार हो गया, प्लीज। What is meant by sufficiency of audit evidence? Explain the factors affecting the auditor's judgment as to sufficiency of audit evidence. Direct question. So sufficiency मतलब अपन क्या बात करते हैं, क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस का मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं, क्वांटिटी जजमेंट कौन से है। सो 3 पॉइंट्स है, वो कौन से है, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड किसकी बात करेंगे अपन, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, बराबर है। ये 3 पॉइंट्स, हायर द मटेरियलिटी हायर द ऑडिट एविडेंस, लोअर द मटेरियलिटी लोअर द ऑडिट एविडेंस। फिर उसके बाद रिस्क ज्यादा एविडेंस ज्यादा, रिस्क कम एविडेंस कम, साइज ज्यादा, साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा तो एविडेंस ज्यादा, साइज कम तो एविडेंस कम, होमोजीनियस है तो एविडेंस कम, हेट्रोजीनियस है तो एविडेंस ज्यादा। इसी के साथ ये जो है चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। आइए आपका इंतजार है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चलो चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स का टेस्ट योर नॉलेज। आज बहुत ही नॉलेज टेस्ट हो रहा है आपका, बहुत ही नॉलेज टेस्ट हो रहा है, मजा आ रहा है सर। अरे इनमें से अगर आपका जो डिस्कशन है कल, अगर 30-40 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया ना, मजा आ जाएगा। चला, लेट्स गो टू व्हाट, क्वेश्चन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेट विथ रीजंस करेक्ट इनकरेक्ट एज पर सेक्शन 138। सेक्शन नंबर 138 इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। एज पर सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। अरे बाबा क्या बोल रही है, प्राइवेट कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर नहीं चाहिए। अरे कंडीशन है रे दादा, क्या बोले इसको, प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या कंडीशन है बताओ इसको, कंडीशन बोलो मेरे को, कंडीशन बोलो मेरे को। प्राइवेट कंपनीज के लिए लोन 100 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, आई बात समझ में आपको। सो क्या बोलता है, क्या बोलता है, अरे भाई द पीबीटी ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, और प्राइवेट कंपनीज के लिए सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 2 है ना भाई। कौन सा, लोन्स
और टर्नओवर, तो उसके हिसाब से वो आंसर लिखना है। तो 138 का पूरा एप्लीकेबिलिटी लिख के फिर प्राइवेट कंपनीज को वो लिखना है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। मटेरियलिटी ज्यादा तो ऑडिट रिस्क ज्यादा है क्या, बताइए। तो क्या बोलना है आपका इसके ऊपर, डायरेक्ट रिलेशनशिप, हायर द मटेरियलिटी हायर इज द ऑडिट रिस्क, क्या बोलना है, ऑडिट रिस्क बोला है। यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने का दादा, क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने का। ऑडिट रिस्क बोला है, सिर्फ रिस्क की बात नहीं करी है, ऑडिट रिस्क की बोली है। जितना ज्यादा मटेरियलिटी होगा उतना ज्यादा चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। सो देयर इज व्हाट एन इनवर्स रिलेशनशिप। ऑडिट रिस्क की बात हुई है, ऑडिट रिस्क की, एंड नॉट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू द मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल either individually or when aggregated with misstatements in other balances of the class of transaction assuming there were no related internal control। अरे नहीं रे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। और कंट्रोल रिस्क मतलब क्या होता है कि where the controls fail to prevent, detect, correct a material misstatement। रे आई बात समझ में आपके, क्लियर है एकदम बात। सो कंट्रोल रिस्क थर्ड वाला भी क्या है, इनकरेक्ट। Test of controls are performed to obtain audit evidence about the effectiveness of control systems। फोर्थ का क्या बोलते हैं, करेक्ट है सर, करेक्ट है कि whether they are properly designed and whether they are operating effectively। ये दो बातें देखेंगे अपन कि उसका डिजाइन बराबर है कि नहीं, एंड उसका इफेक्टिव ऑपरेशन है या नहीं है, वो देखते हैं अपन। सही बात है एकदम। या आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ रिस्पॉन्स। क्या मतलब इतना भी अपन के पागल है क्या अपन, मतलब इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि इसमें बच्चा बोलेगा अरे भाई मेंटेन करना इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट, टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स कमेंसुरेट टू द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ वेरी फ्रेश फ्रूट्स लिमिटेड was the view that internal auditor be appointed must be employee of very fresh fruits limited। क्या बोलते हैं यहां पे, बताइए ना, बोलिए ना। तो क्या होता है, ये एम्प्लॉयज होना चाहिए। अरे भाई आप समझिए बात को, इसने वर्ड क्या बोला है, मस्ट बी एन एम्प्लॉय। अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई दूसरा प्रोफेशनल हो सकता है, बराबर के नहीं, बट ही मे और मे नॉट बी। आप समझिए उसने वर्ड कहां पे बोला है, उसने क्या कहां पे ये प्रॉब्लम है। ये एक छोटा सा वर्ड, ये एक छोटा सा वर्ड जो है ना, गौर से देखिए, इस एक छोटे से वर्ड में आपकी जान ले लेगा। ये मस्ट बोलता है, मस्ट। अरे मस्ट नहीं है, इसमें गड़बड़ है। जब अपन पढ़ते हैं तो बारीकी से हर छोटी चीज पढ़ते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। ये बोलता है मस्ट, मस्ट है, मस्ट है। अरे मे और मे नॉट भी है, मे और मे नॉट भी है। आई बात समझ में आपको। सो डायरेक्टर जो बोल रहे हैं भाई एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हैं, बट तू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू, मस्ट। चल मस्ट नहीं है भाई, मे और मे नॉट भी की बात हो रही है यहां पे, आप समझिए बात को। ऐसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें होती है दादा, ये छोटी छोटी बातें होती है जिसमें गड़बड़ हो सकती है। मिस्टर डब्ल्यू, one of the team members of auditor of Different Limited, was of the view that understanding the internal control of Different Limited will not help in developing audit program। अच्छा, क्या बोल रहे, अरे भाई ऑडिट प्रोग्राम जब आपका बनेगा ना, उसको बनाने के लिए मतलब इंटरनल कंट्रोल आपने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको वीकनेस पता चलेंगे, कहां पे कहां कितना फोकस करना है पता चलेगा आपको।
ये मिस्टर डब्ल्यू कुछ भी बोलता है, येड़ा। चला 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 चला। Information obtained by performing risk assessment procedures shall not be used by the auditor as audit evidence to support the assessment. क्यों नहीं यूज करेगा वो? 8th वाले पॉइंट में क्यों नहीं यूज करेगा बताओ? स्टूपिड। 8th वाला भी आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। चलो 9 क्वेश्चंस इसके अंदर। वाह यार बेटे, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पढ़ना, अच्छे से लिखना। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आप इसका अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, भाई उसको छोड़ना मत। जितना भी ऑडिट का नॉलेज है ना, जो भी रिलेवेंट लगता है ना, सब डालो उसके अंदर। पॉइंट फॉर्म में लिखने का, मस्त राइटिंग निकालने का और कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आने का। सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, राइटिंग एकदम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। 100 नंबर का पूरा पेपर कंप्लीट करके आना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 100 नंबर का पेपर लिख के आना है। देखो, जो आपको आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, उसका बढ़िया आंसर लिखना है। बट अगर आपको नहीं आता है ना, तो आपने क्या करना है भाई, ऑडिट से रिलेटेड जितना भी आपने ज्ञान लिया है वो सब लिख के आना है, सब छाप के आना है, ठीक है ना। और जब आपको एग्जाम में मतलब पेपर राइटिंग स्टार्ट होने के पहले आपको 15 मिनट्स मिलते हैं ना, तो उस 15 मिनट्स में पहले 40 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस को पहले ही आपने रीड करके आइडेंटिफाई करना है कि इससे मुझे 40 नंबर तो पक्के हो जाएंगे मेरे। फिर उसके बाद 60 मार्क्स स्कोरिंग के लिए जाओ। पहला अप्रोच आपका यह होना चाहिए, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, जिससे आप क्या करो, आप स्कोरिंग मतलब पासिंग हो जाओ, फिर स्कोरिंग की बात करेंगे। बट हाँ, सीक्वेंस मेंटेन करना, ऐसा शफल करके आंसर नहीं लिखने का। क्वेश्चन 1 का ABCD लिखने का, क्वेश्चन 1 का ABCD में शफल कर सकते हो, बट क्वेश्चन 1 का सारा एक जगह पे लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है ना। यस, या अमेंडमेंट सिर्फ 143(12) में है, और 140 सबसेक्शन 3 के वो फाइन्स और पेनल्टीज में है। बस उसका लिमिट अमाउंट चेंज हो गया बस, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। पहले MCQ करे या थियोरी करे? भाई पहले थियोरी करना है, फिर MCQ करना है। क्योंकि थियोरी चालू कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, आपका नॉलेज पूरा एकदम मतलब पूरा रिकॉल हो जाएगा। फिर MCQ सॉल्व करने में, ट्रू एंड फॉल्स अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। आई बात समझ में आपको? या चलो लेट्स गो अहेड। थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। बढ़े आगे। या The auditor shall obtain an understanding of major activities that entity uses to monitor internal control over financial reporting. क्या लिखना है इसका आंसर बताइए। Auditor shall obtain understanding of major activities that the entity uses to monitor internal control activities. तो क्या आंसर लिखेंगे इसका? बोलो भाई। क्या आंसर लिखना है इसका कंट्रोल एक्टिविटीज का? The auditor shall obtain understanding of major activities that the entity uses to monitor internal control over financial reporting. जवाब दीजिए इसका मुझे।
क्या आंसर लिखेंगे? The auditor shall obtain an understanding of the major activities that the entity uses to monitor the internal control. तो क्वेश्चन कहां पे फोकस हो रहा है? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग पे जाना है अपने को। मॉनिटरिंग करते हैं ना इंटरनल कंट्रोल्स, कंपोनेंट्स जो है ना अपने, कौन से कंपोनेंट्स है अपने? 5 कंपोनेंट्स है आपके। मत करो ऐसा, आप सोचिए ना, दिमाग लगाइए। 5 जो है ना, 5 कंपोनेंट्स है आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट के। कौन से 5? इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फिर एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, कंट्रोल एक्टिविटीज, बराबर, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड देन कंट्रोल एनवायरनमेंट। सो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स पे जाना है भाई अपने को। नहीं बोलना आपको, मैं दिखाता हूं आपको, कोई बात नहीं, भाई है ना। ये आंसर लिखना है आपको। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग। बेटे 5 कंपोनेंट, ऐसे मत भूलो यार, मैंने आपको बोला था कि एक एक कंपोनेंट के ऊपर से भी आपको क्वेश्चन आएगा रे। ये याद आ रहा है कि आपको? ये ऐसा ये बताया था, देखो ये ऐसा पूरा कंट्रोल्स मॉनिटरिंग कर रहा है कि सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते क्यों नहीं हो आप? क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ते? तो ऑडिटर वर्ड केयरफुली पढ़ो ना, क्वेश्चन के डीप में जाओ ना। The auditor shall obtain an understanding of major activities that entity uses, किसके लिए? To monitor। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहां पे? इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? मॉनिटर, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। बोलो, मॉनिटर पे फोकस करना है। तो याद करो, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑन मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस। तो सबसे पहले क्या है कि अपने को देखना है कि क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, बराबर। कहां पे फोकस करते हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या उसको टाइमली बेसिस पे आप क्या करते हो, असेस करते हो क्या नहीं करते हो, और उसके लिए रेमेडियल एक्शंस आप ले। अरे कंट्रोल्स जब अपन कंट्रोल्स को मॉनिटर करते हैं तो अपन को क्या फोकस करना है, बराबर, कि मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल्स टू असेस द इफेक्टिवनेस इन परफॉर्मेंस, कि वो इफेक्टिव है क्या नहीं, इफेक्टिव है क्या नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करने का है कि क्या उन कंट्रोल्स को टाइमली बेसिस पे आप मॉनिटर करते हो क्या नहीं करते हो, और अगर उसमें कुछ फ्लॉज है तो क्या उससे रिलेटेड आपने कुछ रेमेडियल एक्शन लिया क्या नहीं लिया। फिर आप उसको ऑनगोइंग एक्टिविटीज में या सेपरेट इवैल्यूएशन करते होगे कि वो कंट्रोल सही से काम करता है या नहीं करता है, और आप एक्सटर्नल पार्टीज, आप बाहर फीडबैक्स लोगों से लेते हो क्या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करता है, काम नहीं करता है। तो ये बातें करी थी अपन ने, कुछ याद आया क्या? बोलो, नहीं याद आ रहा है तो पढ़ो इसको भाई, पढ़ो इसको, कम ऑन। मेजर अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर आपने क्वेश्चन को, आपने सिर्फ है ना कुछ भी आंसर लिख के नहीं आना है आपको, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि कौन से इसके ऊपर ऑडिटर ने फोकस करना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मॉनिटरिंग ऑफ इन कंट्रोल्स रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मॉनिटरिंग ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। इफ यू आर गुड लेट्स गो अहेड, अदरवाइज क्या करते हैं? रीड करो उसको, टाइम पास मत करो। Shall we proceed from here? Yes, चलो। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कम ऑन एवरीवन। Risk of material misstatements consist of what? 2 components. Risk of material misstatement consists of 2 components. Explain clearly defining the risk of material misstatements.
सो टू कंपोनेंट्स कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के? कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क आता है वो. The essay do not ordinarily refer to inherent and control risk separately but makes a combined assessment. क्योंकि इनहेरेंट रिस्क होगी तो मतलब सोचिए कंट्रोल रिस्क अगर देखेंगे तो इसके हिसाब से पता चलेगा कि इनहेरेंट रिस्क कितनी है, कम या ज्यादा, और इसके हिसाब से अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग होगा. तो एक रिस्क को इंडिविजुअली असेस करके कोई मतलब नहीं बनेगा, दोनों को कंबाइंड असेस करना पड़ेगा. सो दोनों का आंसर लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, फोर्थ वाला, the auditor shall obtain an understanding of control environment. Explain stating what is included in control environment. याद आता है आपको ये components of control environment? चार्ट बनाया था. Organization, structure, management and personnel. बोलो yes or no. सो कौन से है वो? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. दोज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड. When the auditor identifies deficiency and report on internal controls, he determines the significant financial statements assertion that are affected by ineffective controls in order to evaluate the effect on control risk assessments and strategy for the audit of financial statements. Explain. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा. अभी एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, क्या लिख के आओगे इसका बताओ. When the auditor identifies deficiencies and report on internal controls, he determines that the financial statements assertions are affected by ineffective controls. Check assertions नहीं लिखेंगे. चेक असर्शंस नहीं लिखेंगे. नेचर टाइमिंग एक्सटेंट बढ़ाएंगे नहीं. तो सबसे पहले ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला आंसर ही है. जब ऑडिटर को दिखता है कि इंटरनल कंट्रोल्स के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप समझिए, जब ऑडिटर को दिखता है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटे. स्वीटी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. भाई इसमें अपने को देखना है कि अच्छा कंट्रोल्स रिलायबल है या नहीं है, अल्टरनेटिव कंट्रोल्स है या नहीं है, और अगर अल्टरनेटिव कंट्रोल है तो क्या उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फिर अपन अपना असर्शन चेंज कर देंगे टू रिलाय, अदरवाइज नॉट टू रिलाय बोलेंगे. आई बात समझ में आपको? एंड इसके हिसाब से अपना अपन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट अपन क्या करेंगे? चेंज करेंगे. वो रिलाय और नॉट टू रिलाय वाला क्वेश्चन है, वो आना चाहिए. Obtaining an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing the information throughout the audit. Analyze, explain, giving what the examples. So इसमें क्या examples आएंगे? Understanding risk of material misstatements, materiality level, selection and application of accounting policies. तो जो भी हम लोग काम करते हैं ना, वो सारे पॉइंट्स है इसके अंदर. ऐसे नंबर 315 के हिसाब से जहां जहां जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट लगते हैं. मेरी एक बात सुनो, ये अप्रोच आपको समझ में आया? तो आज जब ये 1 डे बिफोर एग्जाम जो अभी ये अप्रोच अपन कर रहे हैं, तो आपने आज जैसे अभी ये चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट हुआ, अब जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे. देखो एक मॉड्यूल निपटाता हूं तो आपको एक आइडिया आएगी. बाकी कंपनी ऑडिट वगैरह वो सब मैराथन में हो चुका था. मैं आपको एक बताता हूं बात. देखो
तुमको है ना कॉन्फिडेंस है ना कब आएगा मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। क्वेश्चन किधर है? हाँ चलो अब नेक्स्ट चैप्टर देखो। टीमिंग एंड लीडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स। चलो फटाफट बताओ मुझे, अब फटाफट आंसर दो। टीमिंग एंड लीडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इट इज सप्रेसिंग कैश रिसीट्स। फ्रॉड करेक्ट। कौन बोला ये करेक्ट? ऐसा मारेगा ना पकड़ के। टीमिंग एंड लीडिंग से रिसीट्स कम होते, पेमेंट्स नहीं बढ़ते। हाँ। फ्रॉड कैन बी टर्म्ड एज इंटेंशनल एरर, ट्रू। Auditor needs to report to central government in case of fraud involving 20 lakh rupees. False. The primary responsibility for prevention and detection of fraud rests with those charged with governance of the entity and management. बोलो क्या बोलना है इसका? फोर्थ का आंसर दो। फोर्थ का आंसर क्या है? So it is the primary responsibility of the management. Yes, correct. Fraudulent financial reporting only involves manipulation, falsification, alteration of accounting records or supporting documents from which the financial statements are prepared. क्या बोलेंगे इसको? तो भाई ये फॉल्स है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन के साथ साथ और क्या हो सकता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और इनके साथ साथ और एक पॉइंट आता है, मिस एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसीज। ध्यान में रखना इस पॉइंट को। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज भी होता है। ओमिशन, इंटेंशनल ओमिशन भी हो सकता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। Unusual delays by the entity in providing the requested information shows problematic or unusual relationships between the auditor and the management. Correct. In comparing the management fraud with the employee fraud, auditors risk failing to discover fraud is less for management fraud. False. High है वहां पे। Excessive interest by management in maintaining or increasing the entity's inventory price or earnings trend is an example of fraud risk factor relating to opportunity. एट वाला क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एट वाला is an example relating to what? Rationalization. Is an example relation to what? Rationalization. मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो बात को। ऐसे अभी आज का जो टारगेट है, अभी मेरे को वन डे बिफोर एग्जाम में आपके साथ क्या करना है, देखो अभी हर एक का स्पीड, हर एक का जो टेम्पो है ये अलग अलग होएगा। तो मैं आपको आज वन डे बिफोर एग्जाम में जब ये आया ना, तो मैं अब आपके साथ क्या बता रहा हूं, अभी आपने आज रात में सोने से पहले देखो जितने भी आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस है ना, देखो अपन ने 5 चैप्टर कंप्लीट करे। सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपनी ऑडिट तो भयंकर अपना हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व, केस स्टडीज तो उसका कोई लोड नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट ये, उसके पहले आप क्या करो, आईसीआई आज सोने के पहले आईसीआई मॉड्यूल के सारे आप क्वेश्चंस को आप क्या करो, आप उसको वाइंड अप करो उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद कल जब उठोगे तो आपने सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले कल करना है, नोट करो। आज पहले सोने के पहले कितना भी थके होंगे, कुछ भी होगा, मेरी बात ध्यान में रखना। अभी ये कुछ 8 दिन मेहनत करनी है, उसके बाद आपको लोड नहीं लेना है, फिर उसके बाद 6 महीने रिलैक्स कर सकते हो। बट अगर ये 8 दिन मेहनत नहीं लोगे तो 6 महीने गवा बैठोगे। मेरी बात कड़वी लगेगी बट सच है। आज अभी से मेरे बच्चे क्या करना है, जैसे अपन ने 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे ना, आगे आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने कंटिन्यू, अभी खाना वाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, इमीडिएटली आपने क्या करना है, आगे के जो चैप्टर्स है उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करना है। आज ये एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स की कंप्लीट करनी है। कल उठ के सबसे पहले कौन सा ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, जिसको अपन स्पेशल ऑडिट बोलते हैं, वो आपने फिनिश करना है। फिर आपने कंपनी ऑडिट फिनिश करना है और बैंक ऑडिट फिनिश करना है। तो मॉड्यूल 2 के ये 3 चैप्टर्स आपके करीबन दोपहर के 2-3 बजे तक फिनिश हो जाने चाहिए, बराबर। फिर उसके बाद 3 से लेकर रात के 9-10 बजे तक आपने मॉड्यूल 1 के सारे चैप्टर्स आपने रिवाइज करने हैं। और फिर उसके बाद
जितना भी मॉड्यूल 1 का जो बैलेंस बचा हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट एंड वो वगैरह वगैरह, वो कंप्लीट करना है। एंड फिर लास्ट में जब नेक्स्ट डे सुबह उठोगे तब आपने वो वाउचिंग वेरिफिकेशन, वो अपना अनस्टॉपेबल बुक है, उसमें से आपने पढ़ना है। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। देखिए, आप जब अभी पढ़ रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप रिवाइज कर रहे हो। डोंट ट्राई टू लर्न और डोंट जस्ट री रीड। सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ कि इसका आंसर, जैसे अभी अपन ने क्या किया, सोचो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर जाके चेक करो कि उसका आंसर वही है ना, और उसके हिसाब से आपने क्या करना है, आपका आंसर टैली करना है। और अगर आपका आंसर गलत है तो उस समय पे आपने चेक करना है कि वाई योर आंसर इज रॉन्ग एंड वाई द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एंड उसको एनालाइज करके फिर उसको रिकॉल करो। मगअप मत करना, ठीक है। सो दैट शुड बी द अप्रोच। मैं अभी ब्रेक ले रहा हूं, मतलब मैं अभी बंद कर रहा हूं इस रिवीजन को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं बच्चे कसम से बोल रहा हूं, सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, बैक टू बैक लेक्चर्स हो गए, बट स्टिल आई हैव टूक अ वेरी सिंसियर एंड अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट कि आपके 4-5 चैप्टर्स भी करा दिए, तो भाई एक अच्छा खासा कम टाइम में अपना काम हो सकता है, ठीक है ना। बट आप रॉक करके आना, है ना। मेरा बच्चा, बहुत मेहनत करी अपन ने। ऑडिट के जो भी आंसर्स लिखोगे पॉइंट फॉर्म में, अच्छे इंग्लिश सेंटेंसेस में, की वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स होना बहुत जरूरी है, करेक्ट है। अच्छे से पूरा पॉइंट्स लिखो, सब कुछ बढ़िया तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद जितने मार्क्स है उसके हिसाब से आपने लिखना है, बाकी तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100 नंबर का पेपर पूरा करके आना। पहले थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स पे जाना, ठीक है। एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स का पूरा नंबर अपने को वसूल करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रॉक करके आना, माहौल करना, आग लगा देना, और फिर सीधा सीधा मिलेंगे ऑन द अदर साइड सीए फाइनल के अंदर, ठीक है ना। गिव योर बेस्ट, गिव योर एवरीथिंग। डिमोटिवेटेड अगर फील होते होंगे एडवांस अकाउंट्स के पेपर के बाद, टेंशन नहीं लेने का। देखो, एक पेपर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। डिफिकल्ट पेपर मतलब इजी चेकिंग, ये भी ध्यान में रखना। सो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सर मेरा पहला पेपर खराब गया, आगे के पेपर्स दूं के नहीं दूं। सारे पेपर्स देने के, रॉक करने का। जय माता दी, है ना। सो लव यू माय डियर बच्चा लोग, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट 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 नाइट। पढ़ना है, बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स नहीं करना है, यू कैन डू इट, है ना। बाय बाय। एंड पेपर होने के बाद, परसों पेपर होने के बाद मैसेज करने का मेरे को, मेरे इंस्टाग्राम पे या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपने मैसेज करना है, आपका पेपर कैसा गया। मेरे को, कलेजे को ठंडक मिलेगी कि आपका पेपर किस तरीके से हुआ, वो जान के मेरे को अच्छा लगेगा, है ना। राइट। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, है ना। लव यू।